बिहार में अजीम इत्तेहाद ने पहले दौर के इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन वहां पर छोटी सियासी जमातों में नाराजगी है। हालांकि पहले दौर की लिस्ट है, पर सभी जगह टिकट पर टेंशन भी बरकरार है। क्या अमित शाह की उम्मीदवारी गुजरात में बड़ा असर डालेगी? पिछले बार भी सारी सीटें क्लीन स्वीप हुई थी, लेकिन इस बार उनके रहने से क्या जीत का जो गैप है वो और बढ़ेगा और कितना बड़ा असर डालेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए मैं अपने पैनल से आपका तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है भारतीय जनता पार्टी से स्वदेश सिंह है। भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर और अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं, लेकिन साथ ही हमने बुलाया है सैयद यासिर जिलानी साहब को भी, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी प्रवक्ता है और आप टेलीविजन चैनल पर अक्सर उनको देखते हैं बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में अपने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं घनेंद्र भारद्वाज जी। राहुल गांधी ने उन्हें खास तौर पर मीडिया की जिम्मेदारी दी है और अक्सर वो टेलीविजन चैनल्स पर आपको नजर आते हैं और अपनी पार्टी का मौकिफ बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में और साथ ही सुलझे अंदाज में रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मनीष गुप्ता जी, सियासी तज्जियाकार हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और अपनी सुलझी हुई राय रखते हैं। साथ ही हमने जोड़ा है अनिल मिश्रा जी को, जो कि एक सीनियर सहाफी हैं और अक्सर मेरे साथ जुड़े होते हैं। आपका मार्गदर्शन, आपकी जो भी बातें होती हैं वो बहुत खास होती हैं, उसको जरूर सुना कीजिए, क्योंकि बहुत ही सटीक विश्लेषण और बहुत ही सुलझा हुआ विश्लेषण आपके जरिए हमें सुनने को मिलता है। तो आइए इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं सियासी पार्टियों की तरफ जाना चाहूंगा। मैं जाना चाहूंगा सबसे पहले मैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पहले यासिर जिलानी साहब के पास जाना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि यासिर जिलानी एमआरएम से जुड़े हुए हैं, आरएसएस का विंग है। आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी की मदर बॉडी कहलाती है, उसने कहीं ना कहीं बड़ा मार्गदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आज मार्गदर्शकों को ही रास्ता दिखा दिया गया। यासिर जिलानी साहब, या फिर अभी भी मौका है, यहां से नहीं कहीं और से मौका मिलेगा, क्या समझे हम? देखिए, आप सहाफ़ी हैं, मैं कई बार आपको मैंने कहा है कि आप अपने तीखे सवाल ज़रूर बार बार पूछते हैं और मैं अपने बारे में बता दूं, हम लोग एक सामाजिक संगठन के साथ जुड़े हुए हैं जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, राष्ट्र के लिए सोचता है और राष्ट्र को पूरे दुनिया में नंबर 1 बनाने का एक ख्वाब जो हमारे वजीर आज़म ने देखा है और दिया है भारत के जनमानस को, उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आपका जो सवाल है कि मार्गदर्शक मंडल जो है, मार्गदर्शक मंडल के बारे में मैं आपको बता दूं कि उनका आशीर्वाद जब से ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से उनका है और मुझे लगता है कि हमेशा उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शक और उनके तमाम जो एक्सपीरियंस हैं, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया पूरे भारत के अंदर 2 से 200 तक लेके गए, वो साथ रहेगा। कौन कहां से कैसे लड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संगठन के जो सारे कारकुन हैं, जो मेन ओहदेदार हैं, वो तय करते हैं। और उन्होंने इस बार जिनको तय किया है, अभी 184 जो जीतने वाले लोग हैं उनको वहां पे सीट दी गई है और मुझे लगता है कि आगे अभी बहुत सारी सीटें बची हुई हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या जो बुजुर्गवार हैं, जो मार्गदर्शक हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे लालकृष्ण आडवाणी जी हो, मेरा सवाल है कि क्या लगता है, चूंकि आप उस मार्गदर्शक बॉडी से आते हैं ना जहां से फैसले लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या इन्हें कहीं और से मौका मिलने की उम्मीद है, कुछ ऐसी चर्चा है या फिर आराम देने की बात सोची जा रही है? आराम देखिए, जिस संगठन का सिपाही होता है, संगठन का कार्यकर्ता कभी आराम नहीं करता, अपने आप को वो संगठन से जोड़ के रखता है और उन लोगों के ही आशीर्वाद से, उनके जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो हमें बनाया है, जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खड़ा किया है, उन तमाम लोगों के ही आशीर्वाद से 2019 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। और आप ये देखिए कि कहीं किसी को कोई इग्नोर नहीं कर रहा है। एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम के बाद अब नए भारत की बात हम कर रहे हैं, बदलते भारत में हम हैं, तो उसमें अगर एक फैसला लिया गया है कि एक एज के बाद आपको हमारे मार्गदर्शन टीम में रहनी है और आपको आपसे प्रेरणा लेके जो नौजवान लोग हैं वो आगे आए और जिस तरीके से आगे आ रहे हैं वो पूरा भारत देख रहा है, तो उनको मौका दिया जा रहा है। ऐसा कहीं कहीं मुझे तो नहीं लग रहा है, जो मैंने अभी तक देखा, समझा और जानने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी को बहुत नजदीक से, मुझे लगता है कि बड़ा सिस्टमेटिक वे में सारा कुछ चल रहा है। और यहाँ पे जो लड़ाई है मैं आपको बता दूं,
वो विकास जो भारत के अंदर हुआ है उसके पैमाने उसके मानक को इतना बड़ा तय कर दिया गया है कि सारी जो छोटी पार्टियां हैं, जो रीजनल दल है और कांग्रेस मौनी दिखाई दे रही है। तो सवाल आपके सामने रख रहे हैं और वो सवाल कहीं ना कहीं आप ये मुझे जरूर बताइएगा। रणदीप सुरजेवाला का तुरंत ट्वीट आता है, पहले श्री आडवाणी को जबरन मार्गदर्शक मंडल से भेज दिया जाता और अब सीट भी छीन ली गई। जब मोदी जी बुजुर्गों का आदर नहीं करते तो जनता के विश्वास का आदर कहां से करेंगे? ये कांग्रेस की टिप्पणी है सर, हमारी नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। कांग्रेस इस देश में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को जिस स्तर पे ले जा रही है उस स्तर पे हमें आपको विचार करना होगा। पार्टी का इंटरनल मामला था, कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है नहीं देती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरान ने उसमें आडवाणी जी से भी विमर्श बातचीत हुई होगी और भी बड़े लीडरों से बातचीत हुई होगी और उसके बाद एक नतीजे में पहुंचे होंगे। भारतीय जनता पार्टी में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इमरान भाई किसी को पता नहीं है और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। वहां पे हमें बचपन से पता होता है कांग्रेस पार्टी में जब वो पैदा हुए होंगे राहुल गांधी जी के एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या प्रियंका गांधी कभी पार्टी की बड़ी नेता बनेंगी। यहाँ पे नीचे के पायदान से 1952 से आडवाणी जी काम कर रहे थे। कब से? 1952 से। 51 में भारतीय जनसंघ बना था जब दीनदयाल जी और श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, अटल जी और सारे लोग आए थे। 52 में वो पार्टी से जुड़ गए थे और लगातार उन्होंने जो अपने पूरी ताकत के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाया और कहां और पूरे देश में विकल्प बन के कांग्रेस का उभरी। इस देश को लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने किया और उसमें अग्रणी भूमिका निभाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और आडवाणी जी ने और भी बहुत सारे तमाम लाखों कार्यकर्ता थे। इनके नाम हम जानते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुतों के नाम हम नहीं भी जानते। तो यहाँ पे कार्यकर्ता सर्वप्रथम है, देश सबसे पहले है, उसके बाद पार्टी है और पार्टी के बाद हम अपने स्वयं को मानते हैं। तो कार्यकर्ता की ताकत पे चलने वाली पार्टी है। पहले कोई और था, आज मोदी जी और अमित शाह जी का नेतृत्व है, हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और आडवाणी जी को ऐसा नहीं कि पार्टी से हटाया गया। आपने देखा जब पार्टी में नया संगठन बना तो मार्गदर्शक मंडल बनाया गया, उनसे समय समय पे बातचीत होती रहती है। तो इसलिए घनेंद्र भारद्वाज जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं और उनके सीनियर लीडर ने ट्वीट किया वही मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। पर घनेंद्र भारद्वाज जी ये बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई दरी बिछाता है तो इस उम्मीद के साथ कि एक दिन मैं भी भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा या किसी बड़े ओहदे पर पहुंचूंगा, पार्टी का कौमी सदस्य बनूंगा। कांग्रेस पार्टी में अगर कार्यकर्ता दरी बिछाता है तो वो ये नहीं सोच सकता कि मैं एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। ये सच्चाई है। ऐसे में आपका मुस्कुराना मुझे खल रहा है और आपके बड़े लीडर की टिप्पणी भी इस मामले में सटीक नहीं बैठती है। सर देखिए, आपने जो बोला, कांग्रेस ने ही लाल बहादुर शास्त्री को भी प्रधानमंत्री बनाया था, पीवी नरसिम्हा गैर गांधी और बहुत प्राइम मिनिस्टर्स की क्या हालत कांग्रेस ने की है वो भी हम जानते हैं। मैं दूसरी बात जो नरसिम्हा राव का नाम नहीं लेते आप लोग। नहीं, मैंने तो लिया नरसिम्हा राव का नाम, आपने सुना नहीं शायद। बाकी स्वदेश भाई ने, यासिर भाई ने कई बातें करी, हमें भी बिल्कुल मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक फैसला है कि वो किसको चुनाव लड़वाती किसको नहीं लड़वाती। नहीं, आपका तो ट्वीट है ना, आपके प्रवक्ता का ट्वीट है सर। मैं उसी पे कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सवाल है कि वो किसको चुनाव लड़वाती किसको नहीं लड़वाती, ये उनके संगठन का फैसला है। लेकिन आडवाणी जी पे कई बार दिक्कत ये आती है कि आडवाणी जी वो आदमी है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को भी उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। आडवाणी जी का क्या हुआ? मार्गदर्शक मंडल की बात कर रहे हैं, हमने नहीं देखा कभी मार्गदर्शक मंडल की मीटिंग हुई हो। उस मार्गदर्शक मंडल में 6 लोग थे, 5 तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, ये 4-5 वो लोग हैं। वी शांता कुमार, सुन तो लीजिए, शांता कुमार छोड़ के मतलब कि आपकी मेन पॉलिटिक्स से साइडलाइन है वो। छोड़ के मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के। यशवंत सिन्हा तो खुले हम आपसे हिसाब किताब मांग रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, यशवंत सिन्हा कहते चौकीदार चोर है। यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे सवाल उठाते हैं, सरकार की नीतियों पे सवाल उठाते हैं, मोदी जी और अमित शाह पे वो लोग सवाल उठाते, हम नहीं उठाते। लेकिन दूसरी बात, आप देखिए, साक्षी महाराज का एक लेटर आया था। महेंद्र नाथ पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, एक धमकी भरा पत्र साक्षी महाराज ने लिखा था कि अगर मेरी टिकट काटी गई तो पार्टी को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और उसके परिणाम बड़े खतरनाक होंगे। 56 इंच की छाती वाले साक्षी महाराज से डर जाते हैं। साक्षी महाराज की चिट्ठी के बाद भी साक्षी महाराज को टिकट मिलती है। क्यों मिलती है, किस लिए मिलती है, कौन डरा, किसकी 56 इंच की छाती नहीं चली साक्षी महाराज के सामने, वो देश देख रहा है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि ये मामला भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन क्योंकि आडवाणी जी का सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बनाने में कंट्रीब्यूशन नहीं रहा,
आडवाणी जी का इस देश को बनाने में भी कंट्रीब्यूशन रहा है। 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पीएम इन वेटिंग का दावेदार बनाया था। 2014 में मोदी जी आ गए। 2009 के बाद नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, 2014 के बाद भी वो ही कह रहे हैं, आडवाणी जी को जो सम्मान मिलना चाहिए, कांग्रेस के लोग ये सब फिक्र छोड़ें। नहीं, आडवाणी जी को जो अमेठी में सम्मान, स्मृति ईरानी राहुल गांधी को घेर रही हैं, आडवाणी और ऐसा ना हो कि कहीं इतना राहुल गांधी उलझ जाए अमेठी में कि पूरे देश में फिर मामला जम नहीं पाए। ये बीजेपी की रणनीति है, इसकी काट है क्या कांग्रेस पार्टी के पास? इमरान जी देखिए, स्मृति ईरानी जी पहले भी चुनाव लड़ी हैं, पिछले बार 2014 में सर 1 लाख का फर्क था। सोनिया गांधी को मुलायम सिंह यादव को फोन करना पड़ा था कि भेजिए अपना कैडर, यहां पर मुसीबत हो रही है। इसके बाद में मुलायम सिंह यादव ने अपने खास मंत्री गायत्री प्रसाद को, उस वक्त सरकार थी, उनके नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं को भेजा था और वहां पर राहुल गांधी को जिताने की कवायद हुई थी। मतलब काम किया था कार्यकर्ताओं ने। ये कहा जाता है, ये भी सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है। 23 मई को पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था तो शायद भारतीय जनता पार्टी को वाराणसी छोड़ के मोदी जी को अमेठी से लड़वाना चाहिए था। फिर देखते कि 56 इंच की छाती वाले कहाँ हैं। अगर इतना ही अपने ऊपर सलाह दे रहे हैं, सुनिए ना नवीन जी, वो तो सलाह दे रहे हैं, सुनिए। इतना ही अगर गर्व था, भारतीय जनता पार्टी तो ये सलाह दे रही है, इस बार अमेठी में बड़ा नुकसान होने वाला है राहुल गांधी को, चुनाव लड़ना चाहिए। छिंदवाड़ा से लड़ लेना चाहिए, पता चल छिंदवाड़ा से लड़ लेना चाहिए कि जमीन पे कौन कितना है कितना नहीं है। अमित शाह को मैं जब जल्दी से ऐसे भाई 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, मैं बाकी लोग जवाब दे रहा हूँ। मैं जब मानता भारतीय जनता पार्टी को कि इनमें डर नहीं, इन्होंने काम करा है। अगर अमित शाह बंगाल से चुनाव लड़ते या केरला से चुनाव लड़ते तब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सेफ सीट देके गांधीनगर जैसी जो पिछले 9 पार्लियामेंट से भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, आप अपने अध्यक्ष के लिए भी सेफ सीट ढूंढ रहे हो। आप सेफ सीट में, आप उनकी सेफ सीट पर, धनेंद्र जी सुनिए ना, धनेंद्र जी आप उनकी सेफ सीट पर अपने मजबूत उम्मीदवार उतारते हैं। ये देखिए ना, अमेठी में 5 साल से स्मृति ईरानी को टिकाए हुए है भारतीय जनता पार्टी, और वो एक सांसद की तरह व्यवहार कर रही है। हमने सरकार इस तरह से वो काम कर रही है। अमित शाह के लिए भी सेफ सीट ढूंढनी पड़ती है। गांधीनगर में चाहे लालकृष्ण आडवाणी की बनी चलानी पड़े, किसी के चलाने। आप कुछ कह रहे थे, जल्दी देखिए, मैं ज्ञानेंद्र भाई को थोड़ा सा ना ज्ञान लेके आना चाहिए, भूल जाते हैं। पंचमढ़ी अधिवेशन पे ध्यान है कि नहीं आपके? उसमें क्या नारा दिया था आपने? अकेला चलो का नारा आप ही ने दिया था ना, एकला चलो, ये कहा था आपने। आप बिहार में आपकी ये हालत हो गई है, जो रीजनल दल है, जिसे लोग कहते हैं कि जो लुटेरों का सबसे बड़ा दल है, वो वहां का राष्ट्रीय जनता दल है, उस पर आप मतलब 9 सीटों पे मान गए। वहां भी आपके कैंडिडेट को लेके मारामारी हो रही है, कैंडिडेट तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप अपने मतलब आप किसको क्या कहना चाहते हैं? आप पहले अपने दामन में कितने धब्बे और दाग, मैं इसका जवाब आपसे देखिए। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन मैं जरा एक बार मनीष जी के पास जाना चाहूंगा। मनीष जी, पहले दौर की ये लिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी, बाकी लोग भी अपने तरफ से सब कर ही रहे हैं। कैसे देखते हैं? और कई बड़े दिलचस्प नाम हैं और कई बड़े बदलाव हैं। अब उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं मनीष जी, तो यहां पर 4 SC और 20 OBC के, माफ कीजिए, 4 SC और 2 OBC के टिकट काट दिए हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो 5 सीटों के यूपी के उम्मीदवार बदले जा रहे हैं और बहुत सारी चेंजेस भी हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें। लेकिन बड़े नाम, राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ेंगे, नितिन गडकरी नागपुर से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी तो हैं अमेठी, VK सिंह गाजियाबाद से। कैसे देखें? हेमा मालिनी मथुरा से फिर लड़ने जा रही, बहुत अच्छा काम किया है क्या? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो ये है कि जो OBC और SC के टिकट काटे हैं, तो जो सुरक्षित सीट है वहां तो फिर मिलेगा भी, किसी न किसी रिजर्व कैटेगरी के बंदे को ही मिलेगा। जैसे आगरा से प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया का टिकट काट के आपने प्रोफेसर SP सिंह बघेल को दे दिया। SP सिंह बघेल भी बड़े कद्दावर नेता हैं, मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और अब वो लड़ रहे हैं। ठीक है, स्थिति ऐसी है कि अगर कहीं ऐसा लगता है कि चुनावी समीकरण के हिसाब से टिकट चेंज करनी चाहिए, तो ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। बीजेपी भी चेंज करती है, कांग्रेस भी चेंज करती है। अब आप राज बब्बर को देख लीजिए, मुरादाबाद से लड़ रहे थे और उन्हें पता लगा कि मुरादाबाद में खतरा है, तो वो कह रहे हैं मुझे फतेहपुर सीकरी आगरा के पास भेज दीजिए। कोई खास बात नहीं है। दरअसल समस्या दूसरी है। समस्या ये है कि जैसे अभी घनेंद्र जी ने कांग्रेस का जिक्र किया और आडवाणी जी का जिक्र किया कि अब उनकी एज हो गई है, उन्हें इलेक्शन अभी भी क्यों लड़ाएं। हम भूल जाते हैं आज से एक 20 साल पहले की बात थी, तब अटल और आडवाणी 2 बड़े चेहरे थे और ऐसा कहा जाता था आडवाणी गरम दल हैं और अटल नरम दल हैं। तो उस समय स्थिति यह थी कि
अटल जी के नाम पर सहमति बनने को तैयार थे और आडवाणी जी के नाम पर सहमति बनने को तैयार नहीं थी, और बड़े आडवाणी जी बड़े खतरनाक नेता माने जाते थे। अब स्थिति बदल गई है। अब स्थिति क्या हो गई है कि आडवाणी जी थोड़े से सिंपल और सॉफ्ट माने जा रहे हैं। अब 90 साल की उम्र में भी अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो गाइडेंस कब देंगे? खैर, तो ये इस तरह की तो चलती है। उधर मनमोहन सिंह भी 86 के बाद चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अभी तक इस पर कांग्रेस के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, ये भी आप मुझे बताइए समझ कर थोड़ा सा। देखिए, कांग्रेस के पेट में दर्द इस समय इसलिए है क्योंकि उनके पास मुद्दों की कमी है। मुद्दों की कमी होने की वजह से तो रणदीप सुरजेवाला को ये बोलना पड़ता है कि उनको प्रॉब्लम है, बीजेपी में इज्जत नहीं है। अरे इज्जत बेइज्जती का मैटर नहीं आता। कंपनीज एक्ट के हिसाब से डायरेक्टर भी 75 साल के बाद कंपनी का चेयरमैन नहीं रह सकता। आप सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को, चाहे वो IAS हो या कोई भी हो, उसको आप रिटायर कर देते हैं। तो देश की सेवा कोई साधारण सा काम है क्या? देश की सेवा एक बड़ा काम है जिसके लिए बहुत ही फिट और चतुर बंदे की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति 91 साल को पहुंच चुका है तो टेक्निकली चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी या किसी और, ये भी दलील देंगे कि मनोहर पार्रिकर आखिरी तक गोवा के CM रहे और जिस हालत में रहे वो हमने देखा है, मैं समझता हूं, जरिए देखा है और इस पर चर्चा भी बहुत हुई है। मैं समझता हूं ये बात सच है आपकी बात, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूरी थी क्योंकि उनके जो समर्थक दल थे वो इसलिए साथ थे कि जब तक पार्रिकर है हम तब तक साथ रहेंगे। तो ऐसा स्थिति बदली तो उन्हें देखे गठबंधन करना पड़ा। तो इस तरह की सिचुएशन रहती है। ये पॉलिटिकल मजबूरी है, सभी पार्टियों के लिए मेरे ख्याल समान रूप से है और इसमें कोई मुद्दा हो ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, अनिल मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, LK आडवाणी साहब, गांधीनगर उनकी पारंपरिक सीट थी, वहां से वो हमेशा जीतते रहे, अच्छे मार्जिन से जीतते रहे। उसके बाद वो भारत के उप प्रधानमंत्री बने, नायब वजीर आजम और साथ में वो गृह मंत्री भी बने। अमित शाह अब उनकी रवायती सीट पर जा रहे हैं और हम जानते हैं मोदी अमित शाह की जोड़ी किस तरह की जोड़ी कहलाती है। क्या हम ये उम्मीद करें कि उसी ट्रैक पर गाड़ी आगे बढ़ेगी? अगर ये सरकार दोबारा आती है, मौका मिलता है, तो क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें देखने के लिए मिलेगा कि नायब वजीर आजम और साथ में होम मिनिस्टर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या ये आकलन है मेरा। बिल्कुल, अगर आप कहें कि आने वाली सरकार में देखने को मिलेगा तो शायद मैं समझता हूं कि हम लोग समझ गलत रहे हैं। आज की पिछले 5 सालों की सरकार देखें तो अटल आडवाणी की जो जोड़ी थी, कहीं उससे ज्यादा पक्की दोस्ती कह लें या जोड़ी कह लें, आपसी समझ जो मोदी जी या अमित शाह में देखने को मिलती है, तो उसमें कोई, मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की शक सुबह देखने को मिलता है। और ये भी कहने में बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि आज बीजेपी जिस मुकाम पर पहुंची है, आज की डेट में बात कर रहा हूं 2014 से लेके आज तक, तो और 2014 के पहले भी, तो निश्चित है उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है मोदी जी का है, तो मोदी जी के बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई आता है तो वो एक ही नाम है, वो अमित शाह जी का है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि दोनों की, जैसे अटल आडवाणी जी की जोड़ी एक टाइम भाजपा को बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाई थी, तो आज अर्श के ऊपर जो एक साम्राज्य फैलाया है तो उसका पूरा श्रेय मोदी और अमित शाह को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि आडवाणी जी को आज टिकट काटा गया, जिस पर हम आप बात भी कर रहे हैं, तो अगर बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो 92+ हो चुके हैं आडवाणी। तो ऐसी स्थिति में टिकट काटा जाता है तो कोई मैं नहीं समझता विवाद का मुद्दा है। और लेकिन आपको साथ में यह भी बता दूं कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के अपने कैंडिडेट के दिए गए टिकट में क्या अच्छाई है, क्या बड़ाई है, क्या बुराई है, वो ढूंढ के कमेंट तो करेंगे, आरोप प्रत्यारोप होगा। लेकिन यहां प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि यही आडवाणी जी आज ठीक है 92 ईयर्स के ओल्ड के हो गए हैं और भाजपा की अपनी नीति है, अपनी कमेटी है, सब कुछ। और मैं जहां तक समझता हूं शायद आडवाणी जी से बात भी की गई हो और हो सकता है आडवाणी जी की ही इच्छा हो रही हो। लेकिन यह प्रश्न आज विपक्ष को जो मिला है वो इसलिए मिला कि 2014 से जो स्थिति आडवाणी जी की देखने को मिली समाज में, तो उस पर लोगों को जरूर एक आरोप लगाने का, चाहे वो विपक्ष रहा हो या आम जनता हो। क्योंकि मोदी जी, जैसा आपने ही लाइन प्रयोग किया, ये भी करने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्हीं की उंगली पकड़ के चलना सीखा है और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन अब उन लोगों के बीच ऐसा क्या रहा जो हम लोगों को आम जनजीवन में एक निष्पक्ष होकर देखने को मिला? तो जो एक दृश्य हम लोगों ने देखा एक नहीं कई बार, या जो ये 5 साल का आडवाणी जी का पर्दे के पीछे मार्गदर्शक मंडल में डाल के जिस तरह से उनका ये 5 साल का सफर कटा राजनीतिक, जो एक या तो वो संन्यास ले लिए होते, उनके मुंह से कभी ऐसा नहीं निकला। तो इस दौरान इतनी सत्ता शीर्ष शिखर पर बैठी हुई बीजेपी को जितनी दीनहीन अवस्था में आडवाणी जी को देखा गया, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। तो यही बात कांग्रेस पकड़ लेती है। मैं बात तो कर रहा हूं। रणदीप सुरजेवाला का जो ट्वीट है उसको देखे तो कांग्रेस का जो दर्द है वो
सियासी तौर पर नहीं, मैं कांग्रेस के फेवर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आडवाणी जी जैसे मार्गदर्शक, बड़े मार्गदर्शक अगर भाजपा के बने तो कहीं न कहीं 5 साल में कोई न कोई एक तो स्टेटमेंट आता, किसी भी टॉपिक पर आता, किसी भी बात पर आता, लेकिन वो दुर्भाग्य से नहीं आया। कहीं न कहीं किसी स्टेज पर आडवाणी जी फ्रंट पर दिखे होते, चाहे वो दिया जलाते हुए किसी प्रोग्राम का उद्घाटन करते हुए दिखते, या कहीं किसी उसमें जिसको कहते हैं प्रश्न के रूप में। इनके सवाल का जवाब आप ही लोग देंगे, इनके सवाल का जवाब आप ही लोग देंगे। एक मिनट सुन लीजिए, पूरी जाने दीजिए। मैं राजनीति का आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपका करना ठीक है, लेकिन दिया, अगर आप इस तरह उदाहरण देंगे कि पहला दिया आडवाणी से जलाया गया, तो बात तो सुने, तो इस तरह आप लगभग मोदी जी के हर मंच में आप आडवाणी जी को पाए होंगे। लेकिन अगर आप हैं, मैं एक पत्रकार की हैसियत से बोल रहा हूं, बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे बुरा लगा, मैं भाजपा के पक्ष में बोलूं या ना बोलूं, कहीं ना कहीं मन में बुरा नहीं संदेह हुआ कि वही मंच पर अगर 10 लोग खड़े हैं, उसमें बीच में आडवाणी जी खड़े हैं, तो 9 में से मोदी जी ने 9 को नमस्ते किया या नमस्ते का जवाब दिया, 9 से हाथ मिलाया या उसकी तरफ अभिवादन लिया, लेकिन वही मोदी जी एक नहीं दसियों दृश्य मैं आपको दिखा सकता हूं। देश को जरूर कार्यक्रम में मौजूद था, साक्षी हूं जिस समय मोदी जी आके बैठ चुके थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे थे, देश का शीर्ष नेतृत्व भाजपा का बैठा हुआ था, आडवाणी जी आते हैं, सिर्फ आपको मैं बताऊं एक एक व्यक्ति उस हॉल, उस खड़ा हुआ रामलीला मैदान में खड़ा हो जाता है, और आडवाणी जी पीछे से आते हैं, 92 साल के हैं, तो बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आते हैं और खड़ा रहा, करतल ध्वनि से स्वागत किया। मोदी जी ने आगे बढ़ के उनको लिया, राजनाथ जी उनको साथ लेके आए थे पीछे जो बैकरूम होता है वहां से। उसके बाद हम लोगों ने झंडारोहण हुआ, मोदी जी ने उन्हें आगाह किया और मंच पे ही दीप प्रज्वलन हुआ। और ये इसलिए मैंने इसका जिक्र इसलिए कहा, सिंबॉलिक है, आप मुझे पता है दीप की बात जो सिंबॉलिक कर रहे थे। राष्ट्रीय अधिवेशन था, वहां पे देश की हजारों हजार जनता खड़ी थी, वहां पे हमारे 12,000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद थे, डेलीगेट्स मौजूद थे, और वहां पे ऐसा हुआ। तो इसलिए यह कह देना कि किसी एक छोटी सी फुटेज को निकाल के उनके नमस्ते का जवाब नहीं दिया, यह बिल्कुल ही सरसरा गलत है। जो सिलसिलेवार तरीके से जो मैंने खुद देखा है, सबसे लेटेस्ट घटना है जहां दोनों साथ में मंच पे आए थे, वहां पे हम सब लोगों ने देखा कि कैसे कितना सम्मान आडवाणी जी को दिया गया। इसलिए यह कहना कि मन में सम्मान नहीं है इसलिए नमस्ते का जवाब नहीं दिया, और फुटेज के हमें पता है कि राजनीति होती है वो किस तरह व्हाट्सएप पे बोलती है। नॉर्मल वे में दुनिया भारत को देखने को मिला है। आप एक उदाहरण दे रहे हैं, मैं दसियों उदाहरण दे सकता हूं, इसलिए मैं उदाहरण नहीं दे रहा था। और भी सवाल है सर, और भी सवाल है। इस पर विपक्ष को मौका मिल रहा है, वो तो दिख रहा है, और राजनीति तो होगी, हर एक चीज को पकड़ा जाएगा, चुनाव है। ठीक है, मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आ रहा हूं एक बार फिर। स्मृति ईरानी अमेठी में चैलेंज दे रही हैं राहुल गांधी को, और भारतीय जनता पार्टी मजबूत मानती है, कांग्रेस बहुत हल्के में लेती है, कम से कम कहते तो यही दिखती है। राहुल गांधी को वहां कोई नहीं हरा सकता, अजय है, जैसे छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ जी के लिए कहा जाता है कि कोई नहीं हरा सकता, अजय है। क्या लगता है इस बार कुछ मेहनत काम आएगी बीजेपी की? देखिए, आप लोग मार्गदर्शक मंडल से जुड़े हुए हैं, इसी भारत के जनमानस, सुन लीजिए, इसी भारत के जनमानस ने इंदिरा गांधी को भी हराया था। तो राहुल गांधी तो कुछ भी नहीं है, आज बदलते भारत की तस्वीर में वो कहां खड़े, पूरा भारत देख रहा है उन्हें। और स्मृति ईरानी ने पिछले 5 साल में वहां से चुनाव हारने के बाद अमेठी में जो कार्य किए हैं, आप अगर अमेठी जाएं, मैं आपको कहूंगा कि एक बार जरूर जाके देख के आए, जिस तरीके से मेरे नौजवान साथी वहां पे काम कर रहे हैं उनके सानिध्य में। और अमेठी को मतलब ऐसा लगता है कि सांसद शायद वही है, क्योंकि राहुल गांधी तो एक तरह से अपने पर्यटन टूर पे जाते हैं और चले आते हैं। ठीक है कि वो वहां से उनकी जुड़ी हुई सीट है, उनके फैमिली का एक बड़ा नाम है, गांधी सरनेम उनके साथ लगा हुआ है, ये उनको हमेशा से फायदा देता रहा है। लेकिन मुझे इस बार लगता है कि अमेठी भी कांग्रेस हारेगी। क्यों? मैं सिर्फ देखिए विकास के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा है, 1 लाख वोट, देखिए कितने कम टाइम उनको मिला था पिछली बार। और इस बार उन्होंने जो 5 साल कार्य किए हैं, जिस तरीके से वहां फैक्ट्री लेके जाना हुआ है, जिस तरीके से वहां गांव के सड़कों को ठीक किया गया है, जिस तरीके से वहां पूरे गांव में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां बिजली ना पहुंची हो, जहां पक्की सड़क ना पहुंची हो। आप दोनों का जरा कंपैरिजन कीजिएगा कि क्या एमपी फंड से राहुल गांधी ने क्या खर्च किया और मंत्री रहते हुए स्मृति ईरानी हारने के बाद अमेठी के लिए क्या किया है, ये जनता देख रही है। इसका जो फर्क
है वो 2019 के चुनाव में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कांग्रेस को अभी से घमंड बहुत ज्यादा जो हो गई है अमेठी और रायबरेली को लेके, इस बार उन्हें फोकस करना चाहिए और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां ज्यादा काम करें, नहीं तो इस बार वो दोनों सीटें इनके हाथ से निकल जाएगी कांग्रेस के। घनिंद्र भारद्वाज साहब मुस्कुरा ही नहीं रहे, हंस भी रहे थे जब हम पूछ रहे थे कि अमेठी में राहुल गांधी को कोई हरा नहीं सकता, ये क्या अजय है क्या है मतलब ऐसा? और स्मृति ईरानी 5 साल से वहां पर इतनी मेहनत कर रही हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वहां से हराना है और वहीं उलझाना है। आप रणनीति समझ रहे हैं, आप सियासत समझ रहे हैं, राहुल गांधी को अमेठी में उलझा के रखना है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना मत हो सकता है, लेकिन अमेठी और रायबरेली ये दोनों सीटें ऐसी हैं कि जहां पे लोग गांधी फैमिली से इसलिए नहीं जुड़े हुए कि वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ती है। हर व्यक्ति वहां का अमेठी और रायबरेली सुल्तानपुर का इमोशनली भावनात्मक रूप से गांधी फैमिली से जुड़ा हुआ है और इसलिए नहीं, वो गांधी फैमिली को अपने परिवार के सदस्य के रूप में जानते हैं, परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं और इस परिवार ने अमेठी रायबरेली सुल्तानपुर को बहुत कुछ दिया है और एक एक घर से प्रियंका जी का, सोनिया जी, राहुल जी का रिश्ता है। जब भी अमेठी रायबरेली सुल्तानपुर से कोई दिल्ली आता है तो उसे सोनिया जी या राहुल जी या प्रियंका जी से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, उनकी डायरेक्ट एक्सेस से डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट उनसे सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी बात करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, समस्याओं का निवारण करते हैं। वहां परिवार का रिश्ता है। ठीक है, स्मृति ईरानी जी को भारतीय जनता पार्टी का मतलब स्मृति ईरानी जी को लड़ाए या किसी भी लीडर को लड़ाए, लेकिन कम से कम अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती कहीं पे भी नहीं है। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि अमेठी में पिछले 5 साल से स्मृति ईरानी जी जा रही है, बहुत कुछ करा, बहुत काम करे। अरे एक भी काम स्मृति ईरानी जी ने जाके वहां पे कराओ, सिवाय उन्होंने वहां पे जाके नेगेटिव पॉलिटिक्स और जो अमेठी रायबरेली के लोगों को पसंद नहीं है, वहां जाके सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को और गांधी फैमिली को क्रिटिसाइज करने के कोई काम नहीं करा। और पॉलिटिक्स में क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं मिलता, आप पॉजिटिव एजेंडा लेके जाओ, पॉजिटिव बात करो, तब लोग आपको सुनेंगे। आप किसान की बात करो, आप मजदूर की बात करो, आप वहां पे जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी बात करो। आपने सरकार आपके पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में, आपने उत्तर प्रदेश की सरकार में कितने लोगों को, अमेठी और रायबरेली वालों को रोजगार दिलाया, वो भी आपको बताना चाहिए। 5 साल में कितने नौजवानों को केंद्र सरकार से रोजगार दिलवाया, वो भी बताना चाहिए। आपको ये भी बताना चाहिए। कांग्रेस के मुद्दे इतने अच्छे हैं तो फिर सपा और बसपा ने कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ी हैं, आपने उनके लिए, आप तो 7 का ऑफर उनको देने को कहा, वो भी नहीं चाहिए। इमरान जी मैं इसका जवाब, ये भी आप सच्चाई समझिए। आपको तो अमेठी और रायबरेली में समेट कर रख दिया। जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए इमरान जी, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं एक चीज का दे रहा हूं। देखिए, सपा बसपा एक राजनीतिक दल है, वो क्या फैसले लेते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, फैसले हमसे पूछ के नहीं लेते। सपा का फैसला अखिलेश यादव जी लेंगे, बसपा का मायावती जी लेंगे, उनके फैसलों की, ठीक है ना, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी को विकसित है, इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस को कभी एक्सेप्ट, इतने साल हो गए, 20 सालों से एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? ये भी एक सवाल है। आपकी बड़ी लीडरशिप वहां से लड़ रही है, वहां ऐसा कौन सा मॉडल तैयार किया गया? देखिए, एक बात सुनिए, छिंदवाड़ा मॉडल पर इलेक्शन लड़ा इस बार कांग्रेस ने, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस जीती, तो एक मॉडल तैयार है ना, एक उदाहरण है ना, एक मैसेज। गुजरात मॉडल पर मोदी इलेक्शन लड़ते थे तो कहीं ना कहीं देश पे उसका असर हुआ, 2014 में वो कामयाब हुआ। छिंदवाड़ा मॉडल मध्य प्रदेश में कामयाब हुआ। अमेठी रायबरेली मॉडल जो है, मनीष जी, क्या इतना जबरदस्त है कि वो या तो बहुत कामयाब हो जाना चाहिए था, या फिर उत्तर प्रदेश में उसकी जो हालत है उस पर भी सवाल। इसी बात का जवाब दे दूं, फिर आप विस्तार से बता देना। इमरान भाई, जो आपने बोला कि अमेठी रायबरेली का मॉडल, ये अमेठी रायबरेली का ही मॉडल है कि मोदी जी पिछले 5 साल में अपनी सरकार की बात नहीं करी, उन्होंने हमेशा हर पॉलिटिकल रैली में गांधी फैमिली, गांधी परिवार, अमेठी, रायबरेली, नेहरू, इन्हीं का जिक्र करा, ये काम करा है। ये अमेठी रायबरेली मॉडल है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रात में सोने नहीं देता। रात में भी उनको अमेठी, रायबरेली और गांधी फैमिली और नेहरू परिवार, यही लोग याद आते हैं। ये मॉडल है। ठीक है मनीष जी, देखिए, अभी घनानंद जी ने जो बात कही, उन्होंने बताया कि अमेठी और रायबरेली का पर्सनल कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट है। उन्होंने कहीं भी 1 मिनट भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि राहुल जी ने या सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने इस क्षेत्र का बहुत विकास किया। ये कहते कि हमारे क्षेत्र के लोगों को उन्होंने क्या रोजगार दिलाया, लेकिन ये नहीं कहते कि वहां हमने रोजगार की व्यवस्था पहले ही कर दी, जनता राहुल गांधी जी से बहुत खुश है, इसलिए वो स्मृति ईरानी को वोट नहीं देगी, वो राहुल गांधी को वोट इसलिए देगी कि वो इमोशनली कनेक्ट है। देखिए, यहीं पर पता लगता है कि
हम जनता को बेवकूफ समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जनता हमारे बुढ़ापे में, हमारे ऑरा में आ जाएगी और रह जाएगी। देखिए, इलेक्शन के जब तक के वोट डल के काउंट नहीं होते, कुछ भी हो सकता है। संभव कुछ भी है और असंभव कुछ भी, असंभव को संभव किया जा सकता है। समस्या क्या है कि ये बात कोई करने को तैयार नहीं कि क्या स्मृति ईरानी ने वास्तव में कोई डेवलपमेंट किया, वहां विकास की स्थिति क्या थी, क्या बिजली वहां पे थी, क्या वहां के लोग खुशहाल थे, क्या वहां पे कोई ऐसा बड़ा मेजर कोई बड़ा प्लांट लगा, इंडस्ट्री लगी जिससे कि डेवलपमेंट हो। देखिए, छिंदवाड़ा को अगर हम अमेठी से कंपेयर करते हैं तो विकास में बहुत फर्क है। आप खुद मेरे ख्याल छिंदवाड़ा के आसपास से आते हैं जी, तो वहां आप खुद स्वयं सोचें कि छिंदवाड़ा में विकास की स्थिति क्या है। देखिए, जो सांसद 9 बार से जीत रहा है उसने वहां विकास की गंगा बहाई होगी, चाहे वो पक्ष में रहा हो या विपक्ष में रहा हो। खैर, कांग्रेस को ज्यादा मौका मिला पक्ष में सत्ता में रहने का, तो क्या वैसी ही गंगा, विकास की गंगा अमेठी में बहाई गई, रायबरेली में बहाई गई? अगर नहीं तो ये इमोशनल तौर पे जनता को बरगलाने का शायद लाभ ना हो पाए। ये बहुत अहम बात आपने कही, ठीक है। लेकिन मैं इसी सवाल से थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हमने आज टिकट पर टेंशन, उसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश की है। मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो गठबंधन बनते हैं, चाहे वो बिहार में अभी टिकट को ऐलान हुआ, उत्तर प्रदेश में जो लड़ रहा है बीजेपी के भी खिलाफ लड़ रहा है, बीजेपी का भी अपना गठबंधन है, ये अर्थमेटिक से बनते हैं, ये समझकर कि कहां कैसे फायदा होगा। लेकिन कामयाबी तब मिलती है इनको जब उनके समर्थक जो मतदाता हैं उनकी केमिस्ट्री बनती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गठबंधन तो बन गए, लेकिन मतदाताओं की वो केमिस्ट्री बन पाएगी क्या इनके लिए? ये भी बहुत एक बड़ा सवाल है सर। नहीं, प्रश्न आपका बहुत वाजिब है। और मेरा जो अपना अनुभव रहा आज तक, अभी इस बोलने के पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां एक तरफ एनडीए और मोदी जी या भाजपा, मोदी जी ने कह के भाजपा, इनकी जो नीति रही, प्लान रहा इस चुनाव को लेकर, निश्चित रूप से वो सफल रहे और उसमें वो बहुत आगे निकल गए हैं। जिस पर आपका सवाल है, गठबंधन बनाना, कहां किससे संबंध जोड़ने, सीटों के बंटवारे को लेकर, और अगर ठीक उलट उसके दूसरी तरफ विपक्ष, एक शब्द में कहना हो विपक्ष, और विपक्ष में आप कांग्रेस को ले लें या हर स्टेट में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो निश्चित रूप से एक उत्तर प्रदेश को छोड़कर, जहां मायावती और मुलायम ने अपना एक सही टाइम पर सही डिसीजन लिया, वरना आप पूरे अखिलेश एंड मायावती जी को आप देखें तो पूरे देश में स्थिति डगमगा गई। जो पिछले साल भर से विपक्ष एकजुट होने का प्रयास, या आप बहुत खुले शब्दों में कहें तो मोदी जी के विरोध में एक मत होना और मोदी जी के से लड़ाई में एक मत दिखने का जो साल भर से प्रयास दिख रहा था और किया जा रहा था, काफी हद तक देश को उम्मीद भी थी कि कहीं न कहीं एकजुट होंगे। लेकिन आज की हालात देखते हुए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विपक्ष का गठबंधन नाम का कहीं कोई सीन पूरे देश में देखने को नहीं मिल रहा। और इसमें मैं बड़ा निष्पक्ष होकर कहूंगा कि कांग्रेस, अब उसकी अपनी नीति क्या रही, क्यों ऐसा हुआ, लेकिन अगर ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो कांग्रेस इस मामले में बहुत पिछड़ गई आज की डेट में। और कहीं न कहीं कांग्रेस की नीति गठबंधन को बनाकर जिस चुनौती के साथ, बिल्कुल मैं कहूंगा कि राहुल गांधी ने चुनौती के रूप में पेश कर दिया था कांग्रेस को, एक विपक्ष अच्छी मजबूत स्थिति में मोदी जी को चुनौती देने की स्थिति में नजर आ रहा था, वो आज कहीं अगर गठबंधन के रवैये से देखा जाए, उस चश्मे से देखा जाए, यासिर जिलानी साहब इसको ऐसे भी देखते हैं ना, फेल देख रहे हैं। यासिर जिलानी साहब इसको ऐसे भी देखते हैं कि जो कांग्रेस सपा बसपा को तमाम डोरे डालने की कोशिश कर रही थी अपने साथ मिलाने के लिए, वही जब इस तरह से चिढ़ाने की भी कोशिश करती तो कैसे गठबंधन बनेगा, कैसे लोग साथ आए? वो इनके पास पहुंच जाती, चंद्रशेखर के पास, जो कि अपने आप को बड़ा दलित लीडर बताते हैं। ऐसे में मायावती बुरी तरह से चिढ़ जाती हैं। मायावती ने साफ कह दिया कि होना ही नहीं, आसपास भी कांग्रेस नहीं होना, दूर दूर तक नहीं होना, कहीं कोई समझौता आगे भी नहीं होगा। ऐसे में अगर हम देखें तो कितनी मजबूत है एक विपक्ष के तौर पर और एक गठबंधन के तौर पर कांग्रेस? देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस कंफ्यूज है। पहले भी कई बार हम लोगों ने बात करी है, उसमें यह है कि उसका कंफ्यूजन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि ना उनके पास नेता की कोई नीति है, ना कोई रणनीति तैयार कर पाते हैं। आपने सही एग्जाम्पल दिया चंद्रशेखर रावण का। मैं लेकिन आऊंगा, अभी आप जो पिछले सवाल पे हम थे, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि एक एक लोग जो हैं अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर के इमोशनली तौर पे जुड़े हुए। पिछले 15 साल से अमेठी से सांसद हैं राहुल गांधी जी। आप संसद का सारा रिकॉर्ड उठा के मंगा लीजिए, कभी भी किसी विकास को लेके अमेठी के लिए खासकर कोई प्रस्ताव रखा हो, अमेठी के लिए कोई क्वेश्चन आंसर में वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया हो, नहीं किया है। हमेशा से उन्होंने अमेठी के लोगों को चला, क्योंकि सही कह रहे, इमोशनल अटैचमेंट कांग्रेस के लोगों के साथ हमेशा से भारत के जनमानस का रहा। इसी वजह से तो 55 साल
तक एक ही परिवार के पास हुकूमत रही। लेकिन मैं जो विकास की जिस बात कर रहा था, सिर्फ मैं अमेठी के बारे में आपको बता दूं कि अभी तक अमेठी के कम से कम 5 लाख लोग सरकार के विभिन्न योजनाओं से उनको लाभ मिला है। नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से 12 किसानों को जो अमेठी के, उनको पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत योजना जो है उससे 10 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। अमेठी में 315 गरीब लोगों का आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराया गया है। कांग्रेस के मित्र बताएं या कांग्रेस के नेता बताएं वो कहां खड़े हुए और क्या कर रहे हैं। इमोशनल अटैचमेंट के बाद भी नौजवान वहां पे पिछले 20 सालों से बेरोजगार रहा है। पिछले 20 सालों से जिस फैक्ट्री का उन्होंने लालच दिया वो फैक्ट्री चल नहीं पाई, तो उस बेरोजगार के अंदर एक गुस्से का ज्वाला भरा हुआ है जो मुझे लगता है कि 2019 में उनके खिलाफ फूटेगा और 2019 में उनका चुनाव डगमगाएगा। ये आप मान के चलिए। ये तो मैं अभी बहुत सारी मेरे पास पूरी लिस्ट आ गई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इन्हीं के इमोशनल होने पे जो जवाब दे रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है कि अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में ये महागठबंधन की बात करते थे, कहीं महागठबंधन नहीं दिखाई दे रहा है। बिहार में क्योंकि गठबंधन के साथ इसलिए हो गए कि अपने आप को जब आप 9 सीटों तक एक राष्ट्रीय दल अपने आप को समेट लेगा तो कोई भी वहां पे रीजनल दल आपसे भारी पड़ रहा है वो भी आपसे पूछ के कि इस सीट पे किस उम्मीदवार को आप लड़ाओगे। आरजेडी इनसे डिक्टेट कर रहा है और इनको बताना पड़ा है कि हम इसको देंगे, तब उन्होंने सीट छोड़ा है। अब आप दक्षिण भारत की हालत देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में ये कहीं खड़े दिखाई नहीं दे रहे, तो कहां ख्वाब देख रहे हैं आप भारत के अंदर, किस जगह से आपके पास सीट आएगी, ये हमारे कांग्रेस के मित्र बता दें। मैं बिल्कुल इस वक्त बात रखना चाहता हूं कि हम लोग बार बार आप जो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की क्यों तारीफ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, आप देखिए, मैं एज ए कॉमन इंसान के तहत अगर आपको बात करूं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, तो आप अभी तक के जो 150 योजनाएं हैं, जरा उसका आप आरटीआई लगा के सवाल जवाब कर लीजिए। अगर एक भी योजनाएं जमीन पे नहीं उतरी है तो दोबारा डिबेट हम कर लेंगे। ठीक है, मैं घरेंद्र जी के पास आना चाहूंगा। घरेंद्र जी, यासिर जिलानी साहब ने बहुत अहम सवाल उठाया अमेठी के हवाले से, रायबरेली के हवाले से, और जो स्कीम्स हैं उनका वहां पर किस तरह से फायदा लोगों को मिला है जो कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है, ये बात भी उन्होंने कही। क्या कहेंगे? और आपको बड़ा एतराज था। देखिए, यासिर भाई ने डाटा कहां से लेके आए मुझे समझ से बाहर है। वो डाटा बोलने में कुछ भी जा रहा है। यासिर भाई ने एक बात बोली कि अमेठी में 10 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। अरे 10 करोड़ तो 5 साल में नहीं मिला भाई साहब। तो ये तो गलत बात आप कह रहे हो। आप कम से कम पूरा सुन लो, करो, आप रिपीट करो। आप जजबाती, यही कांग्रेसियों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जज्बाती है। मैंने 5 लाख अभी कहो तो मैं फिर दोबारा से खोल देता हूँ। सुन लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ 5 लाख भी अगर आप दिखा दोगे ऑन द रिकॉर्ड, और ये आरटीआई वाली जो आपने बात करी थी, बहुत अच्छी बात करी। कम से कम अपने प्रधानमंत्री को बता दो कि आरटीआई से वही जवाब दे दें। आज आप पहले प्रवक्ता मिले हो जो बात कर रहा है काम की। इससे पहले तो जब भी बात करो तो वो कहते जी आप राष्ट्रद्रोही हो, आप देशद्रोही हो, आप सेना पे सवाल कर रहे हो, आप सरकार पे सवाल कर रहे हो। अरे सवाल विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? और अगर आपके प्रधानमंत्री के पास वाकई में आपके 5 साल में कोई काम करा, प्रधानमंत्री आचार संहिता लग चुकी है इमरान भाई जी, आचार संहिता लग चुकी है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उनके फेस है। अब देश में आज चुनाव शुरू हो गया, आचार संहिता लग चुकी है, तो इसलिए मैंने बोला कि आपके प्रधानमंत्री, अगर आपके प्रधानमंत्री इतने कॉन्फिडेंट होते, इतना काम करा होता, तो शायद उनको पॉलिटिकल रैली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू के अलावा कोई अपनी डेवलपमेंट की बात करते, या वो ये बात करते कि जब भी आप देखिए पॉलिटिकल रैली में पुलवामा, पाकिस्तान, सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये सारी बातें करते लेकिन डेवलपमेंट की नहीं करते। क्यों नहीं करते? 5 साल में कुछ काम करा हो तो आदमी बोले, लेकिन पता है कि 5 साल में कुछ नहीं करा। 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करी थी, और कितनी नौकरियां गई? 4 करोड़। किसके चलते? नोटबंदी, जीएसटी के चलते। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है पिछले 45 साल में सबसे ऊपर है। इन्फ्लेशन आज हाई है, एग्रीकल्चर ग्रोथ आपकी गिर रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी गिर रही है। इन्फ्लेशन तो गलत बोल रहे हैं। ना इन्फ्लेशन सुन लीजिए, फिर मैं जवाब अभी लोगों से लूंगा सर, जवाब आप ही लोगों। ठीक है, आप अपनी बात जल्दी कहिए। सर ऐसा है कि ये सब डाटा उस पे रिकॉर्ड पे, मैं कोई अपना डाटा लेके नहीं आया। आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट वो आपके खिलाफ जा रही है। आप इकोनॉमिक को आप इतनी उस पे ले आए नीचे स्तर पे कि पहली बार रुपया जो है 75 पैसे डॉलर और रुपए 75 पैसे 75 रुपए का हो गया, 75 रुपए का हो गया। ठीक है, ये आपकी सरकार में 90 रुपए लीटर डीजल इस देश में, इस देश के किसानों को खरीद के खेती करनी पड़ी। 90 रुपए लीटर डीजल इस देश के किसानों ने खरीदा है।
वो किसान भी आपको जवाब देंगे। आपने बोला था, मैंने नहीं बोला था कि किसानों को उसकी लागत का 1.5 गुना दाम दिया जाएगा। हम सब लोग बैठे हैं, आप बोलते कोई एक किसान बता दीजिए जिसको उसकी लागत का 1.5 गुना मिला, उसको जो उसकी एमएसपी है, एमएसपी भी नहीं मिल रही। आज किसान जो है दुखी है, परेशान है, नौजवान दुखी है, परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज्यादा बढ़े हैं। आपने बोला था कि हम आएंगे तो हम पाकिस्तान को कंट्रोल करेंगे। इमरान भाई, आप डेटा निकाल लेना, पिछले 5 साल में देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले अगर किसी की सरकार में हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, आपने अपनी बात नहीं, एक जल्दी से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शर्मनाक चेहरा कि पठानकोट में आर्मी मिलिट्री बेस कैंप पे हमला होता है। कौन करवाता है? पाकिस्तान करवाता है, ऐसे करवाती है। और उसकी जांच करने कौन आता है? वही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो हमारे मिलिट्री बेस कैंप में घुस के आतंकवादी हमला करती है, वही जांच करती है। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो फर्जी राष्ट्रवाद की आड़ में एयर स्ट्राइक को लेकर के क्या तारीफ नहीं करेंगे सरकार? नहीं, एयर स्ट्राइक को लेकर मैंने पहले, इमरान जी, मैंने भी और राहुल गांधी जी ने भी पहले दिन से, जब 14 फरवरी को पुलवामा में टेरर अटैक हुआ, राहुल गांधी जी का भी ये कहना था, हमारी पार्टी का भी ये कहना था कि हम इस घड़ी में इस पुलवामा अटैक सिर्फ 3 दिन और सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो कार्रवाई करना चाहेगी, पार्टियों को बुलाया नहीं गया। पाकिस्तान ने वहां पर क्या प्रोपेगेंडा किया है आपकी बातों का इसका एहसास है? ये कब होता है? जिसका एहसास आपकी लीडरशिप को है? सुन तो लीजिए, कब होता है? जब प्रधानमंत्री राजनीतिक रैलियों में कहते हैं कि पुलवामा अटैक का हम बदला लेंगे, हमारी सेना ने कार्रवाई करी, हमारी सरकार ने कार्रवाई करी है। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी की अपनी राजनीतिक रैली में कहते हैं कि अभिनंदन तमिलनाडु का है, उस पर मुझे गर्व है क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है। आप अभिनंदन जैसे राष्ट्रीय हीरो को अपने वोट की खातिर आप उसको राज्य में बांट देते हो। अमित शाह मैं बाकी लोगों को मौका दूंगा, स्वदेश जवाब दीजिए। चीफ मार्शल कहते हैं स्वदेश जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं मनीष जी आपके पास। ये लोग करते हैं जी बातें, कहीं उसका कुछ आधार हो तो जवाब दिया जाए। 14 तारीख की, अगर 14 फरवरी की बात करूं मैं, 14 फरवरी को राहुल गांधी ने जरूर कंडेम किया, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए पुलवामा अटैक पे। उसके बाद देश का मूड देखा, 21 फरवरी को सवाल उठाए। बिल्कुल सवाल क्या उठाए? जांच पे नहीं सवाल उठाए। प्रधानमंत्री 3-10, 3-15 पे क्या कर रहे थे ये उठाए। फिर एक लंबी फेहरिस्त है, गुलाम नबी आजाद से लेकर नवजोत सिद्धू तक की पेड़ गिरा कि आदमी गिरा। आप जब सवाल उठाते ना तो भारत सरकार पे सवाल नहीं उठाते, नरेंद्र मोदी पे सवाल नहीं उठाते, आप देश के सैनिक के शौर्य पे सवाल उठाते हैं। समस्या इससे हो जाती है। संदीप दीक्षित बोलते हैं कि आर्मी चीफ गुंडा है, बोलता है कि नहीं बोलता है? कांग्रेस के नेता है ना, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपको डिफेंड करना पड़ेगा कांग्रेस की बातों का। 14 कह देंगे निजी राय है, वो सवाल उठाते हैं कि अरे 8 लोग आए हुए थे। प्रधानमंत्री का सबको पता है कि वो 8 लोगों के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है। सर, आपके बयानों को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान की संसद में, इसलिए दिक्कत होती है। आपकी बात तो पाकिस्तान की समाज का इस्तेमाल ठीक है। आपने सवाल उठाया, आपने जवाब दे दिया, मैं फिर घूम कर टिकट की टेंशन पर आ रहा हूं। शासन की जहां तक बात है, ठीक है, अगर काम नहीं हुआ होता ना तो गठबंधन नहीं बनाया जा रहा है, दौड़ कर गठबंधन नहीं बनाया जा रहा है। मनीष जी बिहार पर आता हूं, मैं बिहार पर आ रहा हूं। ठीक है, आपके कहने से मैं बिहार पर आ रहा हूं मनीष जी। झूठ का एक बिहार में टिकटों का ऐलान हुआ है, वो छोड़ देते हैं, महागठबंधन ने देते नहीं, अपने हिसाब से बातों का ऐलान किया है। कैसे से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी अभी भी थोड़ी होगा अपने उम्मीदवारों का ऐलान ठीक तरह से नहीं कर पाई और कहा है बिहार में अभी हम वहां की जो स्टेट कमेटी है वो नाम तय करेगी। तो कुछ गड़बड़ है क्या समझ में आ रहा है? नहीं, देखिए बिहार की स्थिति इस समय ऐसी है कि वहां जो रीजनल पार्टियां हैं वो स्ट्रांग हैं, चाहे वो जनता दल हो नीतीश कुमार वाली या आपके राष्ट्रीय जनता दल हो। राष्ट्रीय जनता दल ने तो अपनी पार्टी कांग्रेस का ये हाल बना दिया है कि उन्हें 9 सीटों पर संतुष्ट रहना पड़ा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बराबर की सीटों से लड़कर कहीं ना कहीं उनका मान बढ़ाती हुई नजर आई है, ताकि और कहीं ना कहीं एक मिनट पूरी बात पूरी बात कर दीजिए। घरानंद जी देखिए, घरानंद जी आपकी परेशानी ये है, घरानंद जी की बड़ी समस्या ये है कि आप कोई भी बात बोलते हैं,
एक पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, घनानंद जी इस बार कोई भी 17 बात में लड़ी का बिहार में। आधार नहीं बताएंगे, देखिए ना, कोई भी आंकड़ा नहीं बताएंगे, बस कहेंगे नहीं, ये- अत्याचार हुआ, नहीं, ये ये तो हुआ, वो हुआ हुआ। है। मनीष जी को आंकड़ा जवाब दीजिए, देने मेरा दीजिए, मेरा मेरा मनीष जी, प्रश्न, मैं तो कह रहा हूं, दोनों मेरा तरफ कहना की बात ये है। है, गणेश जी सुन आप लीजिए। बिहार में हमारी अरे नौ की भाई, बात कर रहे हो, आप ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 17 में लड़ रही है। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, बिहार में पहले जब लड़ी थी तब उसके साथ एक पार्टी और थी, तो इस बार जो पार्टी आपके साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ चली गई है, इसके बदले में क्या उन्होंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि इस बार आपको राज्यसभा में कोई अरेंजमेंट करेंगे, विधानसभा में कुछ और करेंगे, तो बराबरी से लड़ना एक अलग ट्रीटमेंट है, जैसा कि महाराष्ट्र में उन्होंने बराबरी किया। में कैसे हो रहा है? लेकिन कांग्रेस की जो 8 स्थिति सीटें राष्ट्रीय आपने जनता दल ने चुनाव बनाई एक है, एक करके कांग्रेस की सुन लीजिए ना। राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता ने कांग्रेस को जिस तरीके से बैकफुट पर ला दिया है, कोई ये बैकफुट में नहीं है। सच में शर्मनाक नो, है कि आप देखो, शर्मनाक वो होता है सीटों जब पे आ शिवसेना जाना कहती है कांग्रेस के लिए। चौकीदारी चोर है, फिर भी आप उनके साथ गठबंधन करते हो। 5 साल सबसे ज्यादा इस सरकार की नीतियों में किसी ने सवाल उठाया है तो उद्धव ठाकरे ने उठाया है, शिवसेना ने उठाया है, और शिवसेना खुलेआम कहती है चौकीदार चोर है, फिर भी गठबंधन होता है। आप उन पे सवाल करो, उन पे सवाल करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी टिकट की अगर बात है नहीं, आप बिहार उन में पे तो सवाल करो ना 9 कि भारतीय जनता पार्टी ने सीटें, क्या 9 सीटों का मायावती मतलब तो क्या है? साफ कहती है कि शिवसेना आपकी तो दूर स्थिति दूर खराब तक है। कांग्रेस से कभी कोई समझौता नहीं करेंगी। आपने उनको इतना नाराज कर दिया, वो भी तो ये देखिए। डीएनए में वो जिनके शिवसेना खोट के निकाला साथ था ना, गठबंधन करने में जिनके डीएनए कामयाब खोट हुए। निकाला था, आज आपने उन्हीं क्या के किया? साथ खोट वाले डीएनए के साथ चल रहे हैं, उन्हीं के साथ कांग्रेस- चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस खोट सीधे- किसने निकाला था सीधे- डीएनए में? नीतीश कुमार सीधे के। सीधे मायावती से टक्कर ले आज पाने उन्हीं की स्थिति जिनके में नहीं डीएनए में खोट है, है। उनके साथ चुनाव लड़ने की मजबूरी है। मायावती ये हालत जी है इनकी। मायावती जी की एक भुड़की में कांग्रेस ने अगले दिन अरे चंद्रशेखर मनीष आजाद जी, छोड़ दिया। आप हमारी ठीक है, छोड़ो, तो समस्या आप उनकी बात क्या करो है एनडीए की। कि अब कैसे एनडीए की, कैसे एनडीए का कैसे बुरा हाल है। अपना जनाधार बचाएं, और देखिए जनाधार उत्तर प्रदेश तो की उसका स्थिति जा रहा तो ये है कि जो लोग चोर सीट बोल रहे तक हैं, नहीं जिनके मिली। डीएनए में वो खोट है, ठीक उनके साथ चुनाव लड़ने को मजबूर है। वो अपना आप अनुदान देखो देने ना, की भारतीय कोशिश कर जनता रही पार्टी के है। ठीक है अध्यक्ष सर, घबराए। चलिए ठीक है। हमें तो कहते हैं टिकट पर ये कि टशन, चौकीदार टिकट चोर, पर ये उनके साथ भी टेंशन गठबंधन हो रहा है। यूं ही बरकरार चोरों के रहेगा, डीएनए में और खोट हर है, उनके रोज साथ नए गठबंधन हो बयान, रहा है। नई ये बातें देखिए ना, और नए घबराए इल्जाम भारतीय सुनने जनता के लिए पार्टी। मिलेंगे जब तक कि सारी टिकटों का ऐलान नहीं हो जाता। और उसके बाद अभी कई लोग देखिए यहां से वहां भी होंगे, कुछ असंतुष्ट भी होंगे, उनके समर्थक भी आएंगे, धमकाएंगे भी, ब्लैकमेल भी करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। ये देखना दिलचस्प होगा। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त पूरा हुआ जाता है। और नाज़रीन, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे हमारा बेहद खास बुलेटिन सलाम हिंदुस्तान शहबाज के साथ। आप जुड़े रहिए जी सलाम के साथ।